Hello guys, good morning and Jai Hind to all of you. Welcome all of you here in our SST class. So guys, right now we are revising all the chapters which we have discussed already, and in the way today we have to start our economics and we have to revise our first chapter, that is the story of village Palampur. Fine, so let's start the revision of this chapter. So in the revision of this chapter, first of all we have to know that what is this village. Okay, so first we will discuss about the village and then we will discuss about it. So what is this? Look, as you can see, I have tried to make this village. Okay, how can you understand this? So first of all, this all story of this village is not real. पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो स्टोरी है इस विलेज की, ये जो विलेज है, ओके, ये रियल विलेज नहीं है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज. दैट मीन्स ये केवल इमेजनरी है. इसको केवल राइटर्स ने, हमारे जिसको राइट किया है इस चैप्टर को, जिसने राइट किया है, राइटर्स ने क्या किया है, केवल इमेजिन करके राइट किया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स इन अ बेटर वे. फाइन, दिस इज नॉट अ रियल विलेज, ये केवल इमेजनरी विलेज है. ओके, तो क्या उन्होंने एज्यूम किया है दैट देयर वाज अ विलेज, अ बिग विलेज नोन एज विलेज पालमपुर, दैट इज वेल कनेक्टेड विथ द विलेज शाहपुर एंड द सिटी नियरेस्ट टाउन इज रायगंज. दैट मीन्स कि ये जो विलेज है पालमपुर, ये वेल कनेक्टेड है दूसरे बिग सिटीज़ और दूसरे बिग टाउन्स और विलेज से. शाहपुर यहाँ का सबसे पास का विलेज है जो बहुत बड़ा विलेज है, और रायगंज इज़ अ बिग टाउन विच इज़ नियरेस्ट टू दिस विलेज, दैट इज़ पालमपुर, है ना. यानी पालमपुर विलेज के पास में एक टाउन भी है और एक बड़ा विलेज भी है. शाहपुर इज़ द नियरेस्ट बिग विलेज ऑफ दिस टाउन, ऑफ दिस विलेज, एंड रायगंज इज़ द नियरेस्ट टाउन. अब आइए आगे समझते हैं कि इस विलेज में कई टाइप के लोग रहते हैं. अलग अलग कास्ट के रहते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिज्म, और यहाँ पे लोग बहुत सारे, कुछ पुअर भी हैं, बहुत सारे रिच भी हैं. बट मोस्टली यहाँ पे जो लोग भी हैं उनका बस एक ही काम है, दैट इज़ फार्मिंग. ये कंप्लीट चैप्टर फार्मिंग पर डिपेंडेंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सभी लोग इस विलेज में फार्मिंग ही करते हैं, बट इनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है ना. कम्युनिज्म एंड कास्टिज्म ये तो जेनेटिक है, बट बहुत सारे लोग पुअर हैं और बहुत सारे रिच हैं. ये डिफरेंस कैसे आया यहाँ पे? तो इसी विलेज में अगर आप देख सकते होंगे तो बहुत सारे आप देख रहे हो कि ये जो प्लॉट्स हैं बड़े बड़े हैं और बहुत सारे प्लॉट्स छोटे छोटे भी हैं, है ना. तो ये जो बड़े बड़े प्लॉट्स हैं ये उन फार्मर्स के हैं जिनको पहले से ही ये बड़े बड़े प्लॉट्स मिले हुए हैं, और वो उन फार्मर्स के हैं जो रिच हैं, है ना. मतलब रिच फार्मर्स हैव बिग प्लॉट्स, और एक्चुअली इन बिग प्लॉट्स की वजह से ही ये फार्मर्स रिच भी हैं. और बहुत सारे आप देखेंगे प्लॉट्स छोटे छोटे भी हैं. तो ये जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं ये छोटे और पुअर विलेज फार्मर्स के हैं. जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट, देयर इज अ डिस्टर्बेंस. ओके, सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इस पालमपुर विलेज में बहुत सारे प्लॉट्स बड़े हैं और छोटे हैं, और इन प्लॉट्स की वजह से ही फार्मर्स के बीच में भी इतना गैप है. बहुत सारे फार्मर्स रिच हैं और बहुत सारे पुअर हैं. एक्चुअली जो पुअर फार्मर्स हैं उनके प्लॉट्स बहुत छोटे छोटे हैं, ओके, और जो रिच फार्मर्स हैं उनके प्लॉट्स बहुत बड़े बड़े हैं. ज़्यादा प्लॉट्स की वजह से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होते हैं, एंड कम प्लॉट की वजह से कम क्रॉप्स ग्रो होते हैं. दैट्स वाई इनके बीच में इतना, आप कह सकते हो, इकोनॉमिकल ग्रुप डिफरेंस है. इसके अलावा आप देख सकते हो कि बहुत सारे हाउसेस बिग भी हैं. लुक, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, एंड इसको आप पूरा स्मॉल हाउसेस समझ लीजिए. ओके, तो ये जो स्मॉल हाउसेस हैं ये स्मॉल फार्मर्स के हैं, पुअर फार्मर्स के हैं, और आप कह सकते हो ये स्मॉल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं जो विलेज के सिर्फ एक कॉर्नर में रहते हैं. और जो बिग फार्मर्स हैं वो पूरे विलेज में इधर उधर फैले हुए हैं और उनके प्लॉट्स भी इधर उधर फैले हुए हैं. ओके, ये जो पुअर फार्मर्स हैं इनमें भी डिफरेंट टाइप के फार्मर्स हैं. कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत कम प्लॉट है, और कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास प्लॉट है ही नहीं, वो दूसरे फार्मर्स के प्लॉट पे जाके काम करते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड लेबरिंग, विच वी विल डिस्कस आफ्टर दिस टॉपिक. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस विलेज में कई अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप के फार्मर्स रहते हैं, उनके प्लॉट्स अलग अलग हैं, उनका वर्क अलग अलग है. इसके वजह से उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अलग अलग है. ये कंप्लीट विलेज शाहपुर और रायगंज से बहुत ही अच्छी तरीके से रोड की हेल्प से कनेक्टेड है, जहाँ पे जाना आना बहुत ही आसान है. क्रॉप ग्रो होने के बाद उसको सोल्ड करने के लिए लोग शाहपुर और रायगंज के मार्केट में फार्मर्स चले जाते हैं बहुत ही आसानी से. इसमें हमें कुछ डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस विलेज में स्पेशल क्या है. तो इस विलेज में अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल विलेज की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी, आप कह सकते हो, सुविधा है. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत
अच्छे से मिल जाती है। ये मैंने एक लैम्प पोस्ट बनाने की कोशिश की है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज़ लाइट ऑल्सो। ये लैम्प पोस्ट है, दिस इज़ द पाथ। तो लैम्प पोस्ट दिख रहा है इस विलेज में, इसका मतलब इस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी है। तो मोस्टली इस विलेज में रहने वाले सभी लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है ना। सभी लोग अपने घर पे घरों में लाइट जलाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, ट्यूबवेल्स चलाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा इस विलेज में छोटे छोटे शॉप्स भी हैं जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स, ओके 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल भी है जहाँ पे इनके बच्चे स्टडी के लिए जाते हैं, एंड फार्मर्स के बच्चे और जो दूसरे ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं उनके बच्चे। इसके अलावा यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। ओके मतलब इस गांव में, इस विलेज में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है जैसे एक नॉर्मल विलेज में होता है। हम अपने इस पालमपुर विलेज को किसी भी दूसरे गांव से कंपेयर कर सकते हैं। ओके कंप्लीटली ये एक नॉर्मल रियल विलेज जैसा ही है जहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ पे टीचिंग एजुकेशनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो करते क्या हैं और इस गांव में होता क्या है एक्चुअली। आइए तो डिस्कस करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ विलेज पालमपुर, कि इस विलेज में रहने वाले लोगों की एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो जैसा अभी मैंने बताया कि मोस्टली पालमपुर विलेज में रहने वाले लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, बट आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 75% या 70 to 75% आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग, बट द रेस्ट पीपल अप्रॉक्सीमेटली 20 to 20% आर डूइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। और वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? सो फर्स्ट दिस इज फार्मिंग विच वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि उसमें 70 से 75% पीपल इन्वॉल्व हैं इस विलेज के। दूसरा डेयरी, इसमें भी वही पीपल इन्वॉल्व हैं जो फार्मिंग करते हैं, क्योंकि फार्मिंग करने वाले पीपल सिर्फ फार्मिंग नहीं करते हैं, इसके अलावा वो कैटल्स भी रखते हैं, तो उनसे वो डेयरी का काम भी करते हैं। तो इसमें मोस्टली फार्मर्स भी अवेलेबल हैं और दूसरे पर्सन भी। इसके अलावा हम देख सकते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज क्वाइट डिफरेंट। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम समझ लें इसको। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों को एक स्मॉल लेवल पे बना के उसको सोल्ड करना, दैट इज ऑल कॉल्ड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, जो इस पालमपुर विलेज में रहने वाले लोग ये भी करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे फार्मर्स और दूसरे लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसा भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जब क्रॉप्स ग्रो होते हैं येल्ड बहुत ज़्यादा होता है। येल्ड भी अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। समझिए अभी कि क्रॉप्स जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको वो लोग शाहपुर और रायगंज के मार्केट में ले जाकर सोल्ड कर देते हैं, तो ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो बहुत सारे यहाँ पे रहने वाले लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो दीज आर द मेन एक्टिविटीज़ विच आर बीइंग डन विद द पीपल ऑफ पालमपुर विलेज। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक्टिविटी के बारे में, दैट इज फार्मिंग, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस विलेज। तो आइए फार्मिंग डिस्कस करते हैं। सो when we will discuss farming, there are 3 type of farming method, that is traditional method, second one modern farming method, and third the multiple cropping. So first we will discuss the traditional method. Traditional, देखिए ये नाम से ही समझ में आता है कि इसको बहुत टाइम से फॉलो किया जाता होगा, that is called traditional method। कि विलेज पालमपुर में रहने वाले जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपने आप कह सकते हो फादर से, ग्रैंडफादर से जो उन्होंने सीखा है उसी को लगातार वो इम्प्लीमेंट करते चले आ रहे हैं। और ये है क्या, ट्रेडिशनल फार्मिंग में होती क्या है एक्चुअली। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग कैसे होती है? ट्रेडिशनल फार्मिंग में जब कभी भी क्रॉप्स होते हैं, सपोज करिए कि अभी वीट हो गया है ना, वीट प्रिपेयर हो गया, पूरे फील्ड में वीट प्रिपेयर हो गया और यहाँ से उन्होंने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है, ठीक है, फार्मर्स ने हार्वेस्टिंग कर ली। हार्वेस्टिंग करने के बाद बहुत सारे वीट के सीड्स को वो लोग बचा के पहले से रख लेते हैं नेक्स्ट सीजन में क्या करने के लिए, सीडिंग करने के लिए, है ना, प्लांटिंग करने के लिए। तो सीड्स तो उनके पास पहले से अवेलेबल हो जाते हैं। कहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं? पुराने क्रॉप से ही अवेलेबल हो जाते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि पुराने सीड्स का ही यूज़ किया जाता है। कौन करता है? फार्मर्स करते हैं। अब सीड्स का यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने प्लांटिंग कर ली होगी सीड्स की हेल्प से। दूसरी चीज़ वाटर, तो ट्रेडिशनल मेथड में वाटर की बहुत कम ज़रूरत होती है। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, सो लुक, ट्रेडिशनल मेथड में पहले ट्रेडिशनली सीड्स यूज किए जाते हैं। ट्रेडिशनली सीड्स मीन्स व्हाट, कि जो पहले से अवेलेबल होते हैं फार्मर्स के बाद। सेकंड, वाटर, कि ट्रेडिशनल मेथड में वाटर की बहुत कम ज़रूरत होती है। लेस वाटर में ही क्या होता है, उनके सीड्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, उनके क्रॉप्स भी प्रिपेयर होने लगते हैं। द थर्ड वन, फर्टिलाइज़र। तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड में फार्मर्स क्या करते हैं, ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं। ओके, लाइक काउ डंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
कि उनके पास जो खुद के कैटल्स होते हैं उनके डंग से ही वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर करते हैं और उसको ही अपने फील्ड्स में क्या करते हैं, फैला देते हैं, जिससे उनके फील्ड्स काफ़ी फर्टिलाइजर हो जाते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं। ओके, तो इनको फर्टिलाइजर भी परचेस नहीं करना है, इनको सीड्स भी परचेस नहीं करना है, इनको ज़्यादा वाटर भी नहीं देना है अपने फील्ड में, तो बहुत ही आसानी से वो क्या करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड से जो येल्डिंग होती है, अब येल्डिंग पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। येल्ड क्या होता है? देखिए, येल्ड क्या होता है? येल्ड इज द अमाउंट ऑफ क्रॉप्स। सपोज करिए कि हमने वीट की फार्मिंग की हुई है, तो 1 ईयर में अगर सपोज करिए कि मुझे 100 क्विंटल वीट मिला अपने फील्ड से, 1 ईयर में 100 क्विंटल वीट, या 1 सीजन में 100 क्विंटल वीट, तो हम कह सकते हैं दैट 100 क्विंटल वाज माय येल्डिंग। मतलब कि एक सीजन में किसी भी फील्ड से जितनी क्रॉपिंग होती है, जितना ग्रेन हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द येल्ड। सो सिंपली वी कैन से दैट grain collected by any field, any particular field in just 1 season, that is called yield. Okay, तो अब समझिए कि ट्रेडिशनल मेथड से यील्डिंग कम होती थी, मतलब फार्मिंग उनकी तो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उससे जो ग्रेन्स निकलते थे वो कम होते थे। लेकिन इस विलेज में रहने वाले लोग पहले तो कम थे, लेकिन टाइम के साथ साथ उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा। जैसे हमारे कंट्री में भी हो रहा है, टाइम के साथ पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है ना। टाइम बहुत स्लो इंक्रीज हो रहा है, बट उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन देखा जाए तो तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो इससे होता क्या है कि पहले उसी फील्ड से, सपोज करिए कि अगर हम बात करते हैं इस पालमपुर विलेज की, कि सपोज करिए 2000 में कि यहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं, और अब हम आ गए 2021 में, तो और 2021 में यहाँ पे डायरेक्टली 2021 में पीपल डबल हो गए हैं। तो अब समझिए क्या प्रॉब्लम आएगी कि 2000 में जब 10,000 पीपल थे ईयर 2000 में इस पालमपुर विलेज में, तो इसका एरिया तो उतना ही है ना, एरिया उतना ही है और उतने लोगों के लिए क्रॉप्स मिल जा रहा है। बट जब हम 2021 में आ गए हैं तो एरिया अभी भी उतना ही है, फिक्स्ड है, बट यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पे 20,000 पीपल रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब 20,000 पीपल रहते हैं तो उनको खाने के लिए ज़्यादा क्रॉप्स की ज़रूरत होगी, है ना, उनको रहने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी। तो अब जगह तो नहीं दे सकते, उनको अरेंज करना है इसी जगह में रहने के लिए, बट खाने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी, उसको तो अरेंज नहीं कर सकते, है ना, उसको अरेंजमेंट नहीं करना होगा ना, उनको तो रियल में चाहिए खाने के लिए। तो अब क्या है कि हमको उसी फील्ड से ज़्यादा क्रॉप्स की ज़रूरत है ना, कम क्रॉप्स में अब हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे फेल होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है हम समझते हैं अभी। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन भी यहीं राइट कर देते हैं हम। ग्रीन रेवोल्यूशन, एक्चुअली इट इज यू। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है समझिए कि कम फील्ड पे ही ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो चेंजिंग हुई फार्मिंग की मेथड में, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारे आप कह सकते हो हाई टाइप्स की डिफरेंट टाइप की सीड्स का यूज़ हुआ, डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया, जिससे हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ ज़्यादा होने लगी, है ना। इसमें हमारी क्रॉप्स जो हैं ज़्यादा ग्रो होने लगे, हमें ज़्यादा क्रॉप्स मिलने लगा, यील्डिंग इंक्रीज हो गई। तो आप सिंपली कह सकते हो कि यील्डिंग को इंक्रीज करने के लिए ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और ये कैसे हुआ, ये हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है। ट्रेडिशनल मेथड में हमने सीखा, हमने पढ़ा कि ट्रेडिशनल मेथड में फार्मर्स अपने पुराने सीड्स का ही यूज़ करते थे। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या हुआ कि फार्मर्स को एक डिफरेंट टाइप की सीड्स दी गई, स्पेशल सीड्स थी वो, उनका नाम ही था हाई यील्डिंग सीड्स। ओके, HY, हाई यील्डिंग सीड्स, HYS। ओके, हाई यील्डिंग सीड्स। हाई यील्डिंग सीड्स की क्वालिटी ही यही है कि वो एक ही सीड से कई सारे प्लांट्स ग्रो करता है। मतलब हम एक ही सीड को लगाएंगे, एक ही सीड की प्लांटिंग करेंगे, लेकिन एक ही सीड से 2, 3, 4 प्लांट्स तक भी निकल सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट है। तो हाई यील्डिंग सीड्स का यूज़ किया गया, पहली चीज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड में। दूसरी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती थी। तो एज वी आर नोइंग ऑलरेडी दैट विलेज पालमपुर हैज़ वेल डेवलप, दिस इज अ वेल डेवलपमेंट विलेज एंड इट हैज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन।
ऑल द फार्मर्स हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था उनके पास, तो जब उनको गवर्नमेंट ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड दिया, यानी मॉडर्न मेथड से फार्मिंग करने की एडवाइस दी, तो पहले सबसे पहले गवर्नमेंट ने सभी फार्मर्स के पास उस विलेज में पहले एक ट्यूबवेल लगवा दिया, ताकि सभी फार्मर्स आसानी से अपने फील्ड को इरिगेट कर सकें, मतलब अपने फील्ड में वाटरिंग कर सकें। हुआ क्या, तो यहाँ पे सीड्स की कमी जो थी, एक स्पेशल टाइप का सीड दे दिया गया फार्मर्स को। दूसरा कि इस सीड को वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो उन्होंने वाटर भी दे दिया गवर्नमेंट ने। पहले गवर्नमेंट ने एक ट्यूबवेल लगवाया, लेकिन जब फार्मर्स को प्रॉफिट दिखा तो सभी फार्मर्स ने लगभग अपने अपने घरों में एक एक ट्यूबवेल लगवा लिया कि अब हमें गवर्नमेंटेड ट्यूबवेल की ज़रूरत नहीं है, अब हमें लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना खुद ही बना लेंगे, अपना खुद का ट्यूबवेल लगा के वाटरिंग कर लेंगे बहुत ही आसानी से अपने अपने फील्ड में। तो दूसरा ये, एंड थर्ड थिंग इज़ द फर्टिलाइज़र, कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हमने ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया, हमने नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ फार्मर्स ने नहीं किया। वहाँ पे फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने की सलाह दी गई। तो फार्मर्स ने क्या किया, केमिकल से बने हुए फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, केमिकल से बने हुए पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ कि इनके क्रॉप्स पे इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स और पेस्ट्स ने कम अटैक किया। पेस्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इंसेक्ट्स तो आप जानते ही हो क्या होते हैं, वो क्रॉप्स को खा जाते हैं, एक ही रात में बहुत एक बड़े फील्ड को वो खा के ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट्स आते हैं वो एक दो अमाउंट में नहीं आते, वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे आते हैं। तो तीनों चीज़ें, सीड्स, वाटर एंड फर्टिलाइज़र, ये तीनों केमिकल ही हो गए थे। अब नहीं सीड्स नेचुरल रह गए थे, नहीं वाटर तो डेफिनेटली हम तो मिल ही सकता है, तो वाटर तो नेचुरल है ही, बट थर्ड फर्टिलाइज़र कि ये भी नेचुरल नहीं था, ये भी अब केमिकल से बनने वाला था। तो इससे क्या हुआ, जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ किया गया, तो एक छोटे से फील्ड में ही, सपोज करिए कि अगर एक छोटा सा फील्ड है यहाँ पे, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया था कि 100 क्विंटल हो रहा है यील्डिंग, तो अब इसी छोटे फील्ड से अगर हम मॉडर्न फार्मिंग अप्लाई करेंगे तो इसी छोटे फील्ड से 250 क्विंटल यील्डिंग होगी, डबल से भी ज़्यादा होता था। तो फार्मर्स को ये बहुत अच्छा लगा, और मोस्टली धीरे धीरे सभी फार्मर्स ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड अप्लाई करना शुरू किया और अपने क्रॉप्स को इंक्रीज किया। ठीक है, अब इसके बाद क्रॉप्स ग्रो करने के बाद वो क्या करते थे, हम लोग डिस्कस करेंगे सरप्लस प्रोडक्ट में। हम आते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग पे। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है समझिए, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, लेट मी चेक दैट एवरीथिंग इज ओके और नॉट। यस, फाइन। लुक, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? लुक, जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड नहीं था, इससे पहले मल्टीपल क्रॉपिंग था। ये है क्या एक्चुअली, वन सेकेंड, लेट मी इंक्रीज द लाइट, फाइन, ओके। सो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है ये समझिए। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, पहले समझिए कि फील्ड में सपोज अगर हमने वीट या राइस या शुगर कैन, वीट, राइस या डिफरेंट कोई भी दूसरी क्रॉप या ग्रेन्स लगाए हुए हैं, तो वो कंप्लीट 1 ईयर नहीं लेते हैं, वो मोस्टली 3-4 मंथ में ही कंप्लीट प्रिपेयर होकर उनकी हार्वेस्टिंग भी हो जाती है। तो कुछ अब उसके बाद क्या होगा, फील्ड हमारी खाली हो जाएगी। तो फार्मर्स क्या करते थे, अलग अलग सीजन में ग्रो होने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग ग्रेन्स आप कह सकते हो ना, वो ग्रो करते थे। यानी कि समर सीजन में होने वाले क्रॉप्स को ग्रो करते थे, फिर उसके बाद रेनी सीजन आ जाता था तो रेनी सीजन में ग्रो होने वाले क्रॉप्स को वो ग्रो करते थे, उसके बाद विंटर सीजन में वो डिफरेंट, यानी कि एक ही ईयर में, एक कंप्लीट ईयर में वो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करते थे। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। इससे भी क्या होता है कि कमी फील्ड पे ज़्यादा क्रॉप ग्रो किया जा सकता है, बट सेम क्रॉप नहीं, डिफरेंट क्रॉप्स। बस हम करते क्या है कि अपने फील्ड को कभी फ्री नहीं रखते। इससे हमारे फील्ड की फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजिंग पावर जो है, वो भी इंक्रीज होती रहती है या बनी रहती है, वो ख़त्म नहीं होती अलग अलग फार्मिंग करने से, अलग अलग क्रॉप्स की फार्मिंग करने से। सो आई होप दिस ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, दिस इज ऑल क्लियर टू यू। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 1 हेक्टेयर, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू be very long, so that's why I will discuss the farm labors and the surplus product in the next video. Today I will discuss 1 hectare. What is 1 hectare? ये बहुत ही important है for measuring the field. देखिए, विलेज में फील्ड को मेज़र करने के लिए बहुत ही डिफरेंट टाइप के यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली हमें एक ऐसा यूनिट चाहिए जिसका हर जगह यूज़ किया जाता हो, सिटीज़ में भी, विलेज में भी, टाउन्स में भी, आप कह सकते हो हर जगह, जिसको बहुत ही आसानी से लोग समझ सकें। तो दैट इज़ हेक्टेयर, है ना। आप कह सकते हो ये नेशनल यूनिट है, पूरे इंडिया में इसका यूज़ किया जाता है फील्ड को मेज़र करने के लिए, है ना। आप डिफरेंट यूनिट से मत जाइएगा, अलग अलग विलेज में अलग अलग यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये ईजी है। अब देखिए 1 हेक्टेयर होता क्या है, अगर हमारा प्लॉट है ना, जिसका एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर है,
दैट मीन्स वी कैन से दैट इज 1 हेक्टेयर प्लॉट। अब ये 1 हेक्टेयर प्लॉट कई तरीके से हो सकता है। अगर ये सपोज करिए कि स्क्वायर प्लॉट है हमारा और इसकी विड्थ भी 100 है एंड लेंथ भी 100 है, और जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे सो दैट विल बी 100 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड वी विल गेट 10,000। ओके, 100 मीटर लिख दीजिए इसको, सो वी विल गेट 10,000 मीटर स्क्वायर। So then we can say this plot is 1 hectare because the area of this plot is 10,000 मीटर स्क्वायर। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कि अगर हमारा प्लॉट स्क्वायर ना होके रेक्टेंगुलर है, अब रेक्टेंगुलर है तो इसकी लेंथ या विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये है 1000 मीटर और विड्थ इसकी ओनली 10 मीटर ही है ना। ऐसे भी प्लॉट्स होते हैं जिनकी विड्थ कम होती है, लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे देन देयर विल बी 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, ओवरऑल इट विल बी 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अभी भी इस फील्ड की एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर ही आई। दैट्स वाई अगेन वी कैन से द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,000 मीटर स्क्वायर। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज 1 हेक्टेयर। सिंपली एरिया कैसे भी हम फाइंड आउट करें, अगर एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर है दैट मीन्स दैट फील्ड हैज द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर। Simply 10,000 meter square is equal to 1 hectare. Okay, I hope this 1 hectare concept is clear to you. Farming, three methods of farming is clear to you. Activities, farming हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट भी डिस्कस करेंगे और पालमपुर विलेज की स्टोरी। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू नाउ। सो इतना हमने रिवाइज कर लिया, इसमें अभी कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में रिवाइज करके फिनिश कर देंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। Hello guys, good morning and Jai Hind to all of you. Welcoming all of you here in our SST class. So guys, as we have started in our previous class, the first chapter of economics, as we are revising the chapter. The chapter we have already completed and right now we are revising. And in our last class, we have discussed about 1 hectare. Okay, and a few topics are left which we will finish today. So, what we are going to discuss today about farm laborers. After that, we will discuss the surplus product. And then with this we will finish the farming method, the farming activity in Palampur village. Okay, and after that we will start the non-farm activities, and they are dairy, small scale manufacturing, transport, shopkeepers. Fine, so we will finish this and after that we will discuss about the organization of the production. So let's start with the first topic with farm laborers. So what is farm laborers? So guys, as we have discussed about the small farmers in the village, कि विलेज में बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स भी हैं एंड दी स्मॉल फार्मर्स हैव वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यू कैन से लेस देन 2 हेक्टेयर्स। ओके, अगर आपको याद होगा तो हमने फर्स्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, छोटे छोटे फील्ड्स थे पालमपुर विलेज में, दे वर द फील्ड्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक दिस। मैंने डायग्राम में ऐसा कुछ शो किया था। तो ये जो छोटे छोटे फील्ड्स हैं स्मॉल फार्मर्स के, तो हम कैसे जज करेंगे दैट फार्मर इज स्मॉल और बिग फार्मर? सो किसी भी फार्मर को स्मॉल फार्मर और बिग फार्मर जज करने के लिए हम उसके प्लॉट को, उसके लैंड को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर किसी फार्मर के पास 2 हेक्टेयर से भी कम प्लॉट है तो देन वी कैन से दैट ही इज अ स्मॉल फार्मर। बिग मिडिल फार्मर यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 हेक्टेयर्स एंड बिग फार्मर्स अप्रॉक्सीमेटली 20 हेक्टेयर्स फील्ड। ओके, तो देखिए पालमपुर विलेज में 3 टाइप के फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स, मिडिल फार्मर्स एंड बिग फार्मर्स। तो जो बिल्कुल स्मॉल फार्मर्स थे वो जिनके पास बहुत ही कम फील्ड होती थी, तो देखिए इस कम फील्ड के होने की वजह से उनका प्रोडक्शन भी बहुत कम होता था और वो मैक्सिमम कंडीशन उनकी ठीक नहीं रहती थी। तो अपनी कंडीशंस को, अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए फार्मर्स क्या करते थे, अपने छोटे से फील्ड पे कल्टीवेशन करने के बाद, फार्मिंग करने के बाद, वो जो बड़े फार्मर्स होते थे विलेज के, जिनके पास बड़े बड़े प्लॉट्स थे, बड़े बड़े लैंड्स थे, ये उनके प्लॉट्स पे, उनके लैंड पे जाके काम करते थे एज अ फार्म लेबर। ओके, तो फार्म लेबर क्या होते हैं? फार्म लेबर्स आर जस्ट द सिंपल पर्सन हु वर्क एज अ फार्मर इन अनदर फार्मर फील्ड। मतलब दूसरे फार्मर के फील्ड में जाके एज अ फार्मर वर्क करना, दैट इज कॉल्ड द फार्म लेबर। ये फार्म लेबर भी कई टाइप्स के होते थे, पर डे के अकॉर्डिंग भी होते थे, पर सीजन के अकॉर्डिंग भी होते थे, और उसी के अकॉर्डिंग उनको सैलरी भी मिलती थी। ओके, पर डे मीन्स व्हाट, कि आज अगर शोइंग करनी है, सीड्स को शोइंग करनी है, तो ये सीजन वाइज अगर किसी ने बुक कर लिया है, सपोज दैट अगर आई एम अ फार्म लेबर और मुझे किसी ने सीजन वाइज बुक किया हुआ है,
तो उस सीज़न में जितनी भी शोइंग है ना, सीट शोइंग करना, अगर सीट शोइंग के लिए मुझे बुक कर दिया गया है तो मैं क्या करूँगा, सीट शोइंग तक पूरा काम कंप्लीट करूँगा। और अगर पर डे के अकॉर्डिंग बुक किया गया है तो पर डे के अकॉर्डिंग भी वर्क करते थे। तो फार्म लेबरर्स क्या हैं, ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास आप कह सकते हो लैंड बहुत कम है, वही फार्म लेबरर्स भी हुआ करते थे, जो दूसरे फार्मर्स के पास जाके क्या करते थे, एज अ लेबर वर्क करते थे। और ये पूरा लेबर वाला वर्क जो है ये फार्म से रिलेटेड होता था, मतलब फील्ड से रिलेटेड होता था, जिसमें सोइंग हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है, हार्वेस्टिंग हो सकता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे कि फार्मर्स जो होते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो फार्म लेबरर्स की तरह वर्क करते हैं, इनकी जो सैलरी होती है, इनकी जो वेजेस होते हैं, ये बहुत कम होते हैं। ओके, लेकिन पारंपुर विलेज में जो एक फिक्स वेज है, मिनिमम फिक्स वेज जो है, उससे भी कम वेज में ही लोग काम करते थे, फार्मर्स काम करते थे। क्यों? सपोज करिए कि गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज फिक्स कर दी है, मिनिमम वेज MW, मिनिमम वेज फिक्स कर दी है 200 रुपीज़ पर डे। ओके, लेकिन पालमपुर विलेज के लोग क्या करते थे, 150 रुपीज़ पर डे में भी वर्क करते थे। क्यों? क्योंकि इस विलेज में जो फार्म लेबर्स थे ये बहुत ज़्यादा थे। ओके, और डिमांड कम थी, तो वो लोग कम रेट पे भी काम करते थे। सपोज करिए कि अगर मैं एक बड़ा किसान हूँ और मुझे किसी को हायर करना है, तो मैं क्या कहूँगा कि आप मेरे यहाँ 150 में मत काम करो, क्योंकि सेकंड पर्सन मेरे यहाँ 140 में ही काम करने के लिए रेडी है। तो क्या होगा, वो पर्सन जो 150 में काम करने वाला था वो भी कहेगा कि ओके ठीक है, मैं 140 में ही काम करने के लिए रेडी हूँ। तो इस वजह से क्या होता था, डिमांड बहुत कम होने की वजह से और लेबर्स बहुत ज़्यादा होते थे, इस वजह से जो मिनिमम वेज था उससे भी कम वेज में ही वहाँ के फार्मर्स वर्क करते थे। और ये सिर्फ पालमपुर विलेज में ही नहीं, ये मोस्टली दूसरे विलेज की भी स्टोरी है, क्योंकि पूरा पालमपुर विलेज की स्टोरी को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने इंडिया के सभी विलेज से। ओके, तो आप ध्यान से समझिए। आई होप कि आपको फार्म लेबर समझ में आ गया। फार्म लेबर्स क्या होते हैं, सिंपल लेबर्स होते हैं जो किसी भी फार्म में जाके वर्क करते हैं। फार्म मीन्स क्या, फील्ड में जाके वर्क करते हैं। ये 2 टाइप के वर्कर्स हो सकते हैं, ये पर डे वेज के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, पर सीजन वेज के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनको मिनिमम वेज के से भी कम वेज पे काम करना पड़ सकता है या पड़ता है। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ फार्म लेबर्स एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सरप्लस प्रोडक्ट। देखिए सरप्लस प्रोडक्ट क्या होता है, हमने अपनी फील्ड में क्या कर दिया है, क्रॉप्स ग्रो होने के लिए सोइंग कर दी, इरिगेशन किया, हार्वेस्टिंग की, तो हमें सपोज करिए कि 100 क्विंटल ग्रेन्स मिले, है ना। हमने राइस ही सपोज करिए कि हमने राइस की फार्मिंग की थी, तो हमें आई हैड रिटन ग्राम, इट विल बी क्यू हियर, 100 क्विंटल सपोज करिए कि हमें क्रॉप्स मिले हैं, येल्डिंग 100 क्विंटल की हुई है। येल्डिंग मीन्स क्या, कि एक सीजन में जितना प्रोडक्ट हमको ग्रो होता है दैट इज कॉल्ड येल्डिंग, है ना। तो 100 क्विंटल की येल्डिंग हुई है सपोज करिए। और अगर ये 100 क्विंटल मेरी अपनी फैमिली में ही यूज हो जाए, है ना, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मिला क्या? नहीं, क्योंकि अगर हम ये यहाँ से ग्रो नहीं करते तो हमें ये परचेस करना पड़ता। तो हम परचेस कर लें या ग्रो कर लें, दोनों एक ही बात हो गई, है ना। तो इसे हम सरप्लस नहीं कहेंगे। लेकिन सपोज करिए कि ये 100 की जगह 200 क्विंटल अगर हुआ है येल्डिंग, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 100 क्विंटल अपनी फैमिली के लिए रख लेंगे और एक्स्ट्रा हमारे पास 100 क्विंटल है। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स है ना, एक्स्ट्रा येल्डिंग, दैट इज कॉल्ड द सरप्लस प्रोडक्ट, है ना। सरप्लस का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा, समझिए आप इस चीज़ को। तो सरप्लस प्रोडक्ट आप मुझे बताओ किसके पास हो सकते हैं? स्मॉल फार्मर्स के पास हो सकते हैं, मिडिल फार्मर्स के पास हो सकते हैं, या बिग फार्मर्स के पास हो सकते हैं? तो मोस्टली जो सरप्लस प्रोडक्ट होते हैं ये तो बिग फार्मर्स के पास ही हो सकते हैं। मिडिल क्लास फार्मर के पास सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स जनरली क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं वेदर पे भी। अगर उनकी येल्डिंग कम हो गई ज़रा सी भी तो उनकी सरप्लस प्रोडक्ट नहीं होगा, और अगर येल्डिंग अच्छी हो गई, वेदर अच्छा है, तो उनको सरप्लस प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन जो बिग फार्मर्स हैं डेफिनेटली उनके पास सरप्लस प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, क्योंकि उनका जो लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर स्मॉल फार्मर्स की बात की जाए तो फिक्स है कि उनके पास कभी भी सरप्लस प्रोडक्ट नहीं होता है। जो भी उनकी आप कह सकते हो येल्डिंग होती है, ये उनकी फैमिली में ही ख़त्म हो जाती है, तो उनके पास सरप्लस प्रोडक्ट कभी नहीं होता। तो ये जो सरप्लस प्रोडक्ट होता है, जो एक्स्ट्रा ये आप कह सकते हो येल्डिंग होती है, तो होती क्या है सरप्लस प्रोडक्ट एक्चुअली, कि कोई भी फार्मर, उसके पास जितनी भी येल्डिंग हुई है वो अपनी फैमिली के लिए रखने के बाद क्रॉप्स को जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज द सरप्लस प्रोडक्ट। और इस सरप्लस प्रोडक्ट को क्या करता है फार्मर, ले जाके दूसरे मंडियों में, है ना, मार्केट्स में क्या करता है, इसको सोल्ड कर देता है। वहाँ पे ट्रेडर्स परचेस कर लेते हैं और फिर दूसरे कस्टमर्स को आप वो सोल्ड करते हैं, ठीक है। तो सरप्लस प्रोडक्ट इज व्हाट, द एक्स्ट्रा येल्डिंग
ग्रोन बाई अ फार्मर, दैट इज कॉल्ड द सरप्लस प्रोडक्ट। और सरप्लस प्रोडक्ट का होता क्या है कि उसको मार्केट में ले जाके सोल्ड कर दिया जाता है ट्रेडर्स को, और ये कौन करते हैं, मोस्टली बिग फार्मर्स करते हैं। और उसके बाद ट्रेडर्स परचेस करने के बाद ये ह्यूमंस को, दूसरे कस्टमर्स को सोल्ड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी सरप्लस प्रोडक्ट। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या है, हर वो एक्टिविटी जो फार्म से यानी फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, दैट इज नोन एज द नॉन फार्म एक्टिविटीज, लेकिन ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। देखिए कैसे, फार्मर्स के पास जब फार्मिंग करते हैं तो बहुत सारा, हार्वेस्टिंग के बाद उनके पास बहुत सारा, आप कह सकते हो, वेस्ट हो जाता है ना, जो क्रॉप्स के वेस्ट होते हैं वो बच जाता है। तो मोस्टली फार्मर्स अपने घरों में कैटल्स भी रखते हैं। कैटल्स मीन्स व्हाट, काउज, बफलोज, गोट्स, ये रखते हैं कैटल्स। इससे दो प्रॉफिट होता है फार्मर्स को। एक तो उनके जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचे रह जाते हैं क्रॉप से, उसका यूज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैटल्स उसको खा जाते हैं। इससे उनको फूड भी मिल जाता है और कैटल्स रखने से उनको मिल्क भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो मिल्क होने की वजह से उनकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। ठीक है, तो डेयरी क्या होता है, दैट डेयरी इज कंप्लीटली रिलेटेड टू मिल्क, कि मिल्क का प्रोडक्शन करना, मतलब मिल्क को क्या करना, एनिमल से कलेक्ट करना, बहुत ज़्यादा जब मिल्क हो जाए तो उसको ले जाकर मार्केट में सोल्ड करना, दिस इज कॉल्ड द डेयरी, है ना, डेयरी वर्क कहते हैं इसको हम। तो ये भी मोस्टली स्मॉल फार्मर्स ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है और वो अपने बचे हुए टाइम में क्या करते हैं, अपने कैटल्स को रख लेते हैं और अपने कैटल्स की केयर करते हैं, उसको केयर टेक करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी उनके पास मिल्क कलेक्ट होता है उस मिल्क को कलेक्ट करके वो मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए। क्योंकि वैसे ही उनके पास लैंड कम होता है तो उनकी इनकम का सोर्स भी बहुत कम हो जाता है, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो डेयरी का प्रोडक्ट और डेयरी वर्क करते हैं। एक चीज़ समझिए कि किसी भी विलेज में, या स्पेशली अगर पालमपुर की बात करें, तो जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं इसमें केवल 25% ऑफ द विलेज 25% ऑफ द विलेज पर्सन ही केवल इसमें इन्वॉल्व हैं। 75% जो पीपल हैं वो इन्वॉल्व हैं फार्मिंग में। इसके अलावा 25% इन सब में इन्वॉल्व हैं, मतलब 25% को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप इन सब 4 कैटेगरीज में। तो पहला तो हो गया डेयरी, एंड आफ्टर दैट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है, देखिए शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े टाउन्स में क्या होता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं चीज़ों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर ये मार्कर ही है तो इसी की कंपनी या फैक्ट्री जो होगी वो बहुत बड़ी होगी। लेकिन विलेज में ऐसा नहीं होता है। विलेज में छोटे छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे हमारे बुक में दी हुई है द स्टोरी ऑफ मिस्री लाल, है ना। मिस्री लाल की क्या स्टोरी है कि उन्होंने क्या किया है, अपने फील्ड में ही एक छोटा सा फैक्ट्री खोल दिया है जिसमें उन्होंने एक मशीन रखी हुई है। और मशीन क्या करता है, वो शुगर कैन से जगरी बनाने का काम करता है। मतलब शुगर कैन सिरप जो होता है, गन्ने का जो रस होता है, उससे जगरी बनती है। जगरी मीन्स क्या, गुड़, गुड़ बनाने का काम करते हैं। तो मोस्टली ये एक छोटे स्केल पे उन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ है, जो विलेज के लोग ही वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे शुगर कैन अपना देते हैं और उससे जगरी बनता है। इसमें केवल उस मिस्री लाल की फैमिली और वो इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अगर कंपैरिजन किया जाए टाउन के फैक्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग से, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन विलेज में क्या है, छोटे छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें केवल फैमिली के मेंबर्स ही होते हैं, या बहुत ही रेयर केस में आपको सेकंड पर्सन भी मिलेंगे। तो विलेज में क्या होता है, सिंपली छोटी छोटी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसका एक एग्जाम्पल हमने मिस्री लाल की स्टोरी से डिस्कस किया। ओके, इसके बाद डिस्कस कर सकते हैं हम ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि विलेज में जब कभी भी ढेर सारी, आप देखते हो विलेज में क्रॉप्स जनरली ग्रो होते हैं, तो क्रॉप्स को सोल्ड आउट करने के लिए, मिल्क को सोल्ड आउट करने के लिए, या स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो जो प्रोडक्ट प्रिपेयर हुए हैं उनको भी सोल्ड करने के लिए हमें, या लोगों को, विलेज के लोगों को नियरेस्ट मार्केट में, नियरेस्ट सिटी में, टाउन में जाना पड़ता है। तो इसके लिए जब वो चीज़ों को ले जाते हैं तो ले जाने के लिए भी विलेज में ट्रांसपोर्ट का वर्क होता है, जिसमें आप बुलक कार्ट्स देख सकते हो, ट्रैक्टर्स देख सकते हैं, छोटे छोटे, है ना, जो छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क भी होता है जो विलेज के ही कुछ लोग करते हैं। ये जो लोग हैं विलेज में, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3% ही होंगे विलेज में जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं शॉपकीपर। ये तो 1% से भी कम है। केवल पूरे विलेज में देखेंगे 2 या 3 पीपल ही ऐसे होते हैं जो शॉपकीपिंग का काम करते हैं। अब इस विलेज के शॉपकीपर्स जो होते हैं ये नॉर्मल शहरों के शॉपकीपर्स से बिल्कुल अलग होते हैं। शहरों में क्या होता है, शहरों में अलग अलग तरह की शॉप्स होती हैं, लाइक किराना स्टोर अलग टाइप का है, वहाँ पे सिर्फ किराना की स्टोर्स मिलेंगी। ग्रोसरी शॉप्स अलग टाइप के होते हैं, वहाँ पे सिर्फ ग्रोसरीज मिलेंगे। स्टेशनरी शॉप्स अलग होती हैं, वहाँ पे सिर्फ स्टेशनरीज मिलती हैं। लेकिन अगर हम उसे कंपैरिजन करें विलेज के शॉप्स में, तो विलेज में देखेंगे आपके बहुत छोटे छोटे शॉप्स होते हैं और एक ही शॉप में आपको हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल होती हैं,
है ना। जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है गाँव के लोगों की, वैसे ही शॉपकीपर्स वहाँ पे उस टाइप के सामान को ला के रख देते हैं और छोटे छोटे चीज़ों को यहाँ पे सोल्ड आउट किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि विलेज में जो डेयरी होती है वो फार्मिंग के बाद एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होती है। सेकंड, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये भी फार्मिंग के बाद एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होती है जो एक बहुत ही छोटे लेवल पे होती है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रांसपोर्ट, ये मोस्टली लोग करते हैं क्योंकि ग्रेन्स को ले जाने के लिए उनके पास डेफिनेटली ट्रैक्टर्स तो होते ही होते हैं। एंड इसके बाद शॉपकीपर्स हैं जो आप कह सकते हो बिग बाजार टाइप कि एक ही शॉप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो विलेज के लोगों को जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है वो छोटे छोटे शॉप्स में अवेलेबल होती हैं, सब कुछ नहीं, कुछ चीज़ें हर तरीके की। ओके, तो ये पालमपुर विलेज की पूरी स्टोरी थी जो हमने डिस्कस कर ली। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस पूरी स्टोरी से कंक्लूजन आप कह सकते हो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। हमने विलेज के कंपैरिजन में ये डिस्कस किया था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कि विलेज में क्या होती है, स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ पे अभी हमने कई बार नाम लिया कि शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो जहाँ पे चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पे होती है। मतलब हमने ये एग्जांपल लिया था कि मार्कर को बनाने की जो फैक्ट्री होगी शहरों में या बड़े विलेज में या टाउन्स में, वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है जहाँ पे बहुत ढेर सारे मार्कर्स एक साथ प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये कैसे होता है ये हम पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है, कि बड़ी फैक्ट्रीज कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं, वहाँ पे कैसे वर्क होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, हमें उसकी फैक्ट्री बनानी है, तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? सबसे पहले ज़रूरत होगी एक लैंड की, है ना। आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर आपको ही किसी चीज़ की फैक्ट्री बनानी है तो सबसे पहले आपको जगह चाहिए फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो हमें सिस्टमैटिक ढंग से सब चाहिए, वो क्या क्या है हम डिस्कस करेंगे। लैंड के बारे में, लेबर के बारे में, फिजिकल कैपिटल के बारे में और ह्यूमन कैपिटल के बारे में। फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंड से। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी कोई भी फैक्ट्री अगर आपको इस्टेब्लिश करनी है तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हमें लैंड की ज़रूरत होती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, आप कह सकते हो एलिमेंट, है ना, जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लैंड। एंड सेकंड लेबर। ये लेबर क्या है? अब देखिए, जब हमारी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना है, उसका कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो कैसे होगा भाई? लेबर्स होंगे, वही तो कंस्ट्रक्ट करेंगे। या अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो गया है तो उसके बाद अगर कोई भी काम हमें अपनी कंपनी में या अपनी फैक्ट्री में करनी है तो उसको करने के लिए लेबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये लेबर्स होंगे सेकंड पर्सन जो हमारी रिक्वायरमेंट है किसी भी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। थर्ड, फिजिकल कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? देखिए, हमारी फैक्ट्री आ गई, सपोज करिए कि ये हमारी बड़ी सी फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग आ गए, लोग तो आ गए, तो ये क्या काम करेंगे? फैक्ट्री में आ गए बस खड़े रहेंगे? नहीं, खड़े नहीं रहेंगे। अगर उनको मार्कर बनाना है तो मार्कर बनाने से रिलेटेड अपना काम करेंगे, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था कि सभी लोग मिलके ही काम करते थे, लोग ही मोस्टली काम करते थे, लेबर्स ही मोस्टली काम करते थे। लेकिन अब क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो किसी भी काम को करने के लिए फैक्ट्रीज में सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीन्स को इस्टेब्लिश किया जाता है ना, मशीन्स को लगाया जाता है। सपोज करिए कि यहाँ पे एक मशीन लगी बड़ी सी जो मार्कर को बनाती है, ठीक है। तो ये फिक्स हो गई यहाँ पे। सपोज करिए ब्लू मार्कर बनाने की ये है और इंक बनाने की ये मार्कर बनाती है, ये इंक बनाती है मशीन, ठीक है। तो मशीन तो फिक्स कर दी गई, लेकिन वो अपने से वर्क नहीं करती है, तो मशीन के साथ वर्क करने के लिए लेबर की जरूरत होती है, जो हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट था। अब थर्ड रिक्वायरमेंट समझिए कि ये जो हमने मशीन फिक्स की है ये तो परमानेंट फिक्स कर दी गई ना, ओके। तो ये हमारे फिक्स्ड कैपिटल के कैटेगरी में आती हैं। देखिए, फिजिकल कैपिटल जो है यही हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का। फिजिकल कैपिटल, कैपिटल मीन्स व्हाट? पैसा। कि लेबर और लैंड होने के बाद हमें पैसा चाहिए, ठीक है, उनसे काम करवाने के लिए, ओके। अब ये पैसा दो तरीके से इन्वेस्ट होता है, एक तो होता है फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। अब पैसा है तो हम मशीन खरीद के उसको लगा दिए, ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गई कि अब ये एक बार लगा दिया, अब तो ये हमेशा लगा रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक मार्कर बनाया फिर हमें दूसरी मशीन लगानी पड़ेगी, ये फिक्स हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। और लेबर्स यहाँ पे वर्क कर ही रहे हैं अपना। और वर्किंग कैपिटल क्या है समझिए, कि मशीन तो हमने लगा दी है ना, लेकिन ये मशीन अपने से प्लास्टिक तो जनरेट नहीं करेगा ना मार्कर बनाने के लिए, तो हमें पर डे क्या करना पड़ेगा? प्लास्टिक को
परचेस करना पड़ेगा या दूसरी जगह से प्लास्टिक मंगानी पड़ेगी, इस मशीन में उसको फिट करना पड़ेगा, या लेबर्स क्या करेंगे यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ करके मार्कर बनाएंगे, है ना। या फिर अगर इंक बनाना है हमें, तो ये मशीन सिर्फ इंक बनाएगी ना, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी या दूसरे जो भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो दूसरे मटेरियल्स रिक्वायरमेंट होती है जो पर डे हमें चाहिए, दैट इज़ नोन एज द वर्किंग कैपिटल। ओके, फिक्स्ड कैपिटल मीन्स व्हाट, कि अपनी फैक्ट्री में वो सारी मशीन्स है ना, वो टूल्स जो हमने एक ही बार लगा दिए हैं परमानेंटली, दैट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। और वो चीज़ जो हमें पर डे चेंज करना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। फाइन। अगर हम मिश्री लाल के फैक्ट्री की बात करें जो इन्होंने स्मॉल स्केल पे बनाई थी, तो उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने अपने फील्ड में एक बड़ी सी मशीन लगा दी थी जो शुगर कैन को कन्वर्ट करता था जगरी में। तो ये जो मशीन हो गई ये फिक्स्ड कैपिटल हो गई, क्योंकि मिस्ट्री लाल ने एक ही बार लगा दी थी। लेकिन पर डे शुगर कैन से जगरी बनाने के लिए शुगर कैन तो चाहिए, गन्ना तो चाहिए। तो गन्ना जो आता है पर डे, दैट इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल, पर डे कैपिटल जो पर डे आता है ना, जिसके लिए हमें रेगुलर क्या करना पड़ता है, मनी खर्च करनी पड़ती है, स्पेंड करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। और जो फिक्स हो गया एक ही बार, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। तो आई होप कि आपको ये फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ह्यूमन कैपिटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल कैपिटल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये सारा काम करने के लिए जो आइडिया, जो टेक्नोलॉजी, जो माइंड की ज़रूरत है ना, कि लेबर्स काम करेंगे लेकिन इनसे काम करवाने वाला एक पर्सन होना चाहिए जिसे हम मैनेजर कहते हैं, है ना। और उसको आइडिया देने के लिए जो दूसरे पर्सन्स होते हैं, इंजीनियर्स की टीम होती है या हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट की टीम्स होती हैं किसी भी फैक्ट्री में, है ना। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज देते हैं, दे आर नोन एज द ह्यूमन कैपिटल, है ना। जो नए नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं कि अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में और क्या चीज़ हम इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब जो नए नए टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, जो नए नए आइडियाज़ देते हैं, दे आर नोन एज ह्यूमन कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम अपने सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस करने वाले हैं, इसमें पूरा एक चैप्टर ही है हमारा। ओके, तो जो 4 एलिमेंट्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, labor, physical capital and human capital. Physical capital is further divided into 2 parts, that is fixed capital and working capital. Okay, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में डिफरेंस भी राइट करने के लिए आ सकता है, तो आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ लेक्चर में बनाया है क्योंकि सारे पॉइंट्स को हमने बहुत ही आसानी, सिंपल वे में राइट करके अपने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो रिवीजन के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपने इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया होगा। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी 70% तक कर चुके थे एंड 30% हमने आज फिनिश कर लिया। तो आई होप कि ये फर्स्ट चैप्टर आप कंप्लीट रिवाइज कर चुके हैं। एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन आई विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू एंड जय हिंद गाइस।